हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पीटी 365 पढ़ रहे हैं और मैंने आपको जो है 5 यूनिट पढ़ा दिया है पीटी 365 में। इंडेक्स पे चलते हैं डायरेक्ट। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या जो है अभी बाकी है। तो आपको मैं बता दूं कि पहला वाला यूनिट है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर एंड लोकल गवर्नमेंट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये भी कंप्लीट हो चुका है पिछले क्लासेस में। जुडिशरी कंप्लीट हो चुकी है, इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको मैगजीन भी पढ़ाई है मई से लेकर दिसंबर तक और सभी टॉपिक जो है रिपीटेड टॉपिक हैं। हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल, यानी महत्वपूर्ण जो अधिनियम हुए, संशोधन हुए, विधेयक हुए, वो पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय, और पढ़ना है शासन के महत्वपूर्ण पहलू, और हमारी पूरी मैगजीन हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं शासन के महत्वपूर्ण पहलू, यानी ये वाला 8वां वाला यूनिट, और इसके ऊपर वाला जो यूनिट है कि सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास में जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो संशोधन विधेयक जो है सब, ये सब जो है उसको कंप्लीट कराएंगे। और इस तरह से पूरी मैगजीन जो है कल की क्लास के बाद खत्म हो जाएगी और आप लोगों को बस रिवीजन करना रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी क्योंकि ये शादी विवाह का सीजन है। मैं परेशान खुद ही भी हूँ कि इतना ज़्यादा माइक और ये लाउड स्पीकर का टेंशन हो गया था ना मुझे, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर भी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, जो 7वां वाला यूनिट है उसमें दिया है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, सिचुएटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन द न्यूज। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है हमें कि सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय। इसमें जितनी सारी हमारी संवैधानिक जो बॉडीज हैं, सांविधिक बॉडीज हैं, यानी कि जो है सांविधिक निकाय, यानी कि जो विधि द्वारा बनाई गई जो निकाय है वो है, संविधान के द्वारा जो निकाय बनाए गए वो, और जो कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। तो जो भी सुर्खियों में रही हैं, और सुर्खियों में कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से लेकर के आपका दिसंबर तक, अप्रैल टू दिसंबर तक का जो है ये हमें जो है इसमें पढ़ना है। बाकी विजन आयस का पीटी 365 जनवरी से लेकर के अप्रैल के लिए भी एक आएगा, जो कि प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले आता है। वो छोटा सा एक टॉपिक होता है, उसमें भी सारी चीज़ें कवर होती हैं जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की। ठीक है, तो आपको एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, सब चीज़ पढ़ाई जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको विजन आईएएस संबंधित जितनी भी करंट अफेयर और अन्य चीज़ें होती हैं वो टेलीग्राम और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग लोकपाल। लोकपाल क्यों न्यूज में रहा, इस पे हम बात करेंगे कि एक उच्च स्तरीय खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख बढ़ा दी है। मतलब एक उच्च स्तरीय समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष के पद के लिए जो है आवेदन, और उनके सदस्यों के पदों के लिए आवेदन जो हो रहे थे, उनके जो पदों की तारीख है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब लोकपाल के बारे में समझते हैं कि लोकपाल न्यूज में है, तो इस चीज़ से तो लोकपाल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत में एमएल सिंघवी ने लोकपाल लोकायुक्त शब्दावली का प्रयोग किया था। अभी एक एमएल सिंघवी जो है ये एक पंचायती राज से संबंधित समिति भी है, इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी थी, और इन्होंने ही, जो अध्यक्ष थे एमएल सिंघवी, इन्होंने ही पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है, दो शब्द, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल जो है आपका केंद्र के लिए, और लोकायुक्त जो है राज्यों में जो होती है उस लोकपाल के समान बॉडी होती है, उसी को लोकायुक्त बोलते हैं। तो दो शब्द यानी लोकपाल और लोकायुक्त का इस्तेमाल किया था। देश में लोकपाल शब्द का पहली बार प्रयोग 1966 में फर्स्ट जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी थी, प्रशासनिक सुधार आयोग था, फर्स्ट एआरसी, उसकी जो है रिपोर्ट में किया गया था। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि जो लोकपाल है उसका गठन कैसे हुआ। तो लोकपाल का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में, मतलब जो संविधान में नहीं बल्कि विधि के द्वारा जो है, यानी नियम, संसद के द्वारा जो बनाई गई नियम है उसी के तहत एक निकाय बनाई गई, उसी को बोलते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, ये एक जो है सांविधिक निकाय है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर सवाल पूछे यूपीएससी तो आपको गलत नहीं करना, लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक निकाय न होकर के बल्कि वो सांविधिक निकाय है। इस पर जो है फोकस शब्दों में फोकस यूपीएससी का रहता है। ठीक है, यह अधिनियम जो है संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त का पद का सृजन करता है। इसका उद्देश्य एकमात्र है कि जो लोक पदाधिकारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार जो भी हैं
उनके खिलाफ उनसे संबंधित जो भी भ्रष्टाचार है उसकी जांच करना है, उनके आरोपों की, और जो है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करनी है। इस अधिनियम के अनुसार है कि एक जो है जांच डायरेक्टर होगा, मतलब जांच का डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा, जो क्या होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से नीचे नहीं होगा, और इसकी नियुक्ति कौन करेगी, सरकार करेगी। ठीक है। अब लोकपाल जो शिकायत भेजती है उसकी जो प्राइमरी जांच कौन करता है, वो सीवीसी पड़ता है। अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, और आपने लक्ष्मीकांत में भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आयुक्त नहीं आयोग। ठीक है। अब हालांकि जो है 2019 में लोकपाल जो है अस्तित्व में तो आ गया, लेकिन अभी जांच निदेशक के भी नियुक्त नहीं किया गया, यानी कि अभी जो है अधर में ये अधिनियम के जो प्रावधान है वो लटके पड़े हैं। ठीक, इसलिए ये न्यूज में रहा था। तो हम लोग समझते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 बताता है कि इसकी एक संरचना होगी, यानी लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, यानी एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। इसमें क्या होंगे, 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। याद रखना है संरचना को, संरचना ये पूछते हैं सवाल। तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, 50% इसमें जो होंगे, मतलब 8 सदस्य, इसमें से कौन में से 4 कितने होंगे, जो होंगे आपके न्यायिक सदस्य होंगे, जो जज होंगे, वकील होंगे, मतलब इस तरह से। ठीक है। और 50% में से, यानी कि उस 4 में से अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से कोई एक होगा। ठीक है, कोई एक नहीं, मतलब इन लोगों में से कोई होगा। और कार्यकाल क्या होगा इसका, तो जो लोकपाल है उसका कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों को क्या है कि 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक उसको जो है कार्यकाल होगा, उतने तक इनको कार्य करने की अनुमति होगी, 5 या 70। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। चयन कैसे होगा, तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो चयन है वो चयन समिति की सिफारिशों पे कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। मतलब चयन समिति होगी, एक चयन समिति होगी, और इसकी जो सिफारिश होगी उस पर कौन करेगा, प्रेसिडेंट जो है आपका भारत का प्रेसिडेंट वो उसको नियुक्त करेगा। चयन समिति में कौन कौन होंगे, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, जो हमारे अपोजिशन का लीडर होता है, विपक्ष का नेता वो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होगा, और कोई एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा, यानी कि जो समिति सिफारिश करेगी कोई एक व्यक्ति को जो काफ़ी अधिक जो है उसको कानून की जानकारी हो, न्यायालय संबंधी जानकारी हो, तो वो होंगे। तो इस तरह से जो एक चयन समिति बनती है जिसमें पीएम अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, जो सीजेआई है उनके द्वारा व्यक्ति, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद जो होंगे उसमें शामिल होते हैं। अब 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, ठीक है, उनको उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होती है जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, भ्रष्टाचार की संपत्ति की जब्ती कैसे करेंगे लोग, तो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो भी संपत्ति उसकी जब्ती की जाएगी, भले ही इसकी मुकदमा लंबित हो। मतलब मुकदमा अगर चल रहा है कोर्ट में, तो ये नहीं कि कोर्ट का स्टे है या लंबित मुकाबला है तो उसका जब्ती नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अगर भ्रष्टाचार से आपने कमाया है तो वो या तो मुकदमा चल रहा है उस पर या कुछ भी हो रहा हो, वो संपत्ति जब्त कर ली जाती है। पूछताछ व जांच के लिए समय, यानी कि सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का जो है समय निर्धारित किया गया है। सीबीआई के लिखित अनुरोध पे जो है लोकपाल द्वारा 6 महीने की अवधि को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर लोकपाल किसी सीबीआई को बोल दिया, सीबीआई को बोल दिया कि जाँच करनी है, तो उसके लिए 60 दिन और जाँच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। और अगर सीबीआई लिखित अनुरोध करे कि नहीं सर अभी थोड़ा और समय दीजिए, तो वो 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बात होती है। अब एक बात है कि लोकपाल के जो संदर्भित मामले होते हैं ना, जैसे मान लीजिए लोकपाल ने जिस मामले के लिए सीबीआई को निर्देश किया कि आप जांच करो, तो उन अधिकारियों के जो ट्रांसफर होगा, लोकपाल की मंजूरी आवश्यकता होगी तभी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को कौन कैसे हटाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम संसद के 100 सदस्यों का एक जो है याचिका चाहिए, मतलब 100 सदस्यों की हस्ताक्षर हो उस पर और याचिका हो, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और तब राष्ट्रपति हटाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए लोकपाल में कोई सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है तो उसको हटाने के लिए बड़ी मेहनत है, क्योंकि जो है 100 सदस्यों की एक याचिका होगी, हस्ताक्षर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, तब राष्ट्रपति उसको हटाएगा। इसका क्षेत्राधिकार क्या होता है लोकपाल का, तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रुप ए, बी, सी, डी अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारियों तक विस्तृत होता है। और मतलब ये समझ लो कि आपको हर कोई जो है इसमें
जो प्रशासन संबंधित है, शासन संबंधित है, उसके दायरे में आ जाता है। और एक कोई भी संस्था या ट्रस्ट हो जो 10 लाख रुपए से अधिक का जो है विदेशी योगदान प्राप्त करता है तो वो भी उसके दायरे में आता है। मतलब मान लीजिए विदेश से कोई फॉरेन पैसा आ रहा है, ठीक है, FCRA के थ्रू या कोई NGO है, तो अगर मान लीजिए अगर वो 10 लाख से अधिक का डोनेशन ले रही है कोई संस्था या कोई भी निकाय, तो वो भी जांच के दायरे में आती है। उसी प्रकार से जैसे वो लोकपाल हो गया, राज्यों में क्या होगा, लोकायुक्त होते हैं, ठीक है। तो संघ के लोकपाल के समान ही राज्यों में एक लोकायुक्त होते हैं। अब कुछ राज्यों ने पहले लोकायुक्त गठन करे। सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले राज्य गठन करने वाला जो लोकायुक्त कौन है, वो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, जिसने 1971 में जो है 1971 में आपका लोकायुक्त को जो है गठन कर दिया था। उसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है? मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सभी राज्य के कर्मचारी, कुछ निजी संस्थानों यानी धार्मिक सहित उस पर कंट्रोल उसका होता है, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करती है। अब आता है दूसरा आर्टिकल, परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस बार एक दो बार इस पर सवाल भी पूछ चुका है, PYQ आप उठाएंगे आप तो सवाल बना हुआ है, और यूपी PCS BPSC में भी परिसीमन आयोग पे सवाल बने हैं। यानी ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किससे कहा? केंद्र सरकार से कहा। क्या चीज कहा? कि नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित हो। जो कोर्ट ने कहा कि देश में जो अनुसूचित जाति यानी SC है और ST है, उसके रूप में जो भी निर्दिष्ट समुदाय, उसका संविधान के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मानी आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि जो देश में जो SC ST हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व क्या है, संविधान के अनुसार उचित तरीके से सुनिश्चित हो, इसके लिए नया परिसीमन आयोग आप गठित करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है, ठीक है। तो अब परिसीमन आयोग न्यूज में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि परिसीमन आयोग कैसे गठित होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद जो है वो आपका परिसीमन अधिनियम पारित करती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 82 के तहत। ये याद करना है आपको, जो भी आर्टिकल होते हैं ना, ये समझ लो कि आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग एकदम रट जाया करिए, ठीक है। तो कुछ भी पढ़िए ना पढ़िए, पर PT के जो भी आर्टिकल होते हैं उसको पढ़ जाइए। आर्टिकल 82 के तहत जो होता है, संसद जो है परिसीमन अधिनियम पारित करती है। यह आयोग है जो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके समायोजन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो परिसीमन आयोग होता है, ठीक है, जो प्रत्येक जनगणना होती है उसके बाद क्या होगा, जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं और राज्य विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं उसका जो सीमा है ना, उसकी सीमा और उसका जो संख्या है उसका क्या करती है, फिर से एडजस्टमेंट करती है, उसको समायोजन करती है, ठीक। तो अब ये एक बात इसमें और भी आती है कि जो परिसीमन आयोग बनता है इसके निर्णय क्या होते हैं, अंतिम माने जाते हैं। मतलब परिसीमन आयोग ने मान लीजिए कोई फैसला सुना दिया कि लोकसभा क्षेत्र बलिया, ठीक है, बलिया, बागी बलिया, ठीक है, ये यूपी में एक जिला पड़ता है बलिया। तो जो लोग जानते होंगे यूपी बिहार से होंगे, तो बलिया, मान लीजिए बलिया है, बलिया का जो लोकसभा क्षेत्र है वो कुछ कहाँ आता है, गाजीपुर में भी आता है। गाजीपुर एक बनारस से सटा हुआ, जो प्रधानमंत्री जी जहाँ सांसद है वहीं से सटा हुआ एक जिला है। तो लोकसभा क्षेत्र जो बलिया तो जिला है ही, पर इसका लोकसभा क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं वो गाजीपुर में भी आता है। गाजीपुर में आधा जो है गाजीपुर बलिया आ जाता है, बलिया लोकसभा। तो क्या होगा कि मान लीजिए इसने अपना फैसला दे दिया कि गाजीपुर से हटा करके परिसीमन आयोग ने बोल दिया कि नहीं बलिया वाला क्षेत्र ही है, पर अब कोई ये जाए विधायक, सांसद या कोई पार्टी कि उठे कि नहीं इसका आयोग को हमें चुनौती देना, इसका ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इसके जो निर्णय होंगे वो अंतिम होते हैं। किसी भी न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होगी, चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। और इसकी जो आदेश होती है उसकी प्रतियां कहाँ रखी जाएंगी, लोकसभा पे और राज्य विधानसभा के जो समक्ष होती है रखी जाती है। और हालांकि समक्ष रखी ही बस जाएंगी, क्योंकि जानकारी के लिए, बाकी इसमें कोई संशोधन कोई कर नहीं सकता है। और आयोग, सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन आयोग की बात हो रही है, तो परिसीमन आयोग की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में तो एक जो है कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, मतलब या तो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो या ना हो, पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो होगा, न्यायाधीश, वो अध्यक्ष होगा। यानी कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा। भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या उसके द्वारा कौन होगा, एक निर्वाचित आयुक्त, मतलब नामित निर्वाचन आयुक्त होगा, यानी कि जो कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर होगा वो होगा। और संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त भी वो सदस्य होता है, यानी कि 3 सदस्य होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ये मतलब वर्तमान में हो या मतलब रिटायर्ड हो, दोनों में से वो अध्यक्ष होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके द्वारा कोई एक नामित इलेक्शन कमिश्नर और राज्य के जो है
निर्वाचन आयुक्त, वो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं परिसीमन आयोग के। ठीक है, अब परिसीमन का कार्य कितनी बार हो चुका है, तो स्वतंत्रता के बाद से 4 बार परिसीमन हो चुका है। कब, 1952 में, 1973 में, 1963 में, 73 में और 2002 में। ठीक है, अब 1976 में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया कि सन 2000 तक, जब उसकी बात तक पहली जनगणना प्रकाशित होने तक जो है वो परिसीमन के कार्य पर रोक लगा दी गई। इसी तरह से फिर जब 2001 में आए, जब परिसीमन हुआ, इसके बाद क्या हुआ 2002 में, तो 2001 में जो है एक 84वें संविधान संशोधन अधिनियम से परिसीमन पर फिर 25 साल के लिए रोक लगा दी गई। अब क्या होगा, जब 2026 आएगा यानी आज से 2 साल बाद, तब क्या होगा, फिर से परिसीमन होगा आंकड़ों का जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। इसी तरह से न्यूज में रहा है परिवर्तन निर्देशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी जो है दिन भर आप सुनते होंगे खबरों में, अखबारों में, टीवी पे, जो विपक्ष है वो त्राही कर रहा है वही ईडी के लेकर के, और सत्ता पक्ष जो है वो ईडी को लेकर बल्ले बल्ले है। तो ईडी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईडी के बारे में। ईडी के, हालांकि ये टॉपिक को मैंने पढ़ाया हुआ है कि इनके डायरेक्टर को जो है कार्यकाल में विस्तार किया गया था, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। तो इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे ईडी के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं उसके कार्यकाल में जो विस्तार किया गया, तीसरा सेवा विस्तार, कौन थे, संजय मिश्रा थे। संजय मिश्रा शायद हैं, वो डायरेक्टर नाम नहीं लेना चाहिए, पर ठीक है नाम, क्योंकि वो पब्लिक है तो उनको नाम लेना में कोई गुरेज भी नहीं है। उनको जो है डायरेक्टर में उनको तीसरा सेवा विस्तार दिया गया, मतलब एक बार वो डायरेक्टर बने, फिर दोबारा बने, फिर तीसरी बार बने। ऐसा क्या मजबूरी था भाई, तो उसी विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया कि इतनी बार आप जो है कार्यकाल में विस्तार नहीं दे सकते। अब जान सकते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि ईडी के बारे में, फिर समझेंगे कि ईडी के जो है न्यूज में तुम्हारा देख ही लिया आपने, ईडी के बारे में पहले समझते हैं, फिर कार्य करने की शक्ति देखेंगे। तो ईडी क्या एक जांच एजेंसी है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कई बार सवाल पूछ देता है इसकी जांच एजेंसी, तो ठीक है आपको ध्यान देना है कि जांच एजेंसी कब हुई थी, इसका गठन हुआ था 1952 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई गृह मंत्रालय के अंतर्गत या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसके अंतर्गत कार्य नहीं करता है, बल्कि यह जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग है, उसी के अधीन ये ईडी काम करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में जो ईडी का डायरेक्टर होता है, यानी जो या जिसका तीसरी बार जो है सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है, तो उसको जो है ईडी का डायरेक्टर वही क्या होता है, इसका प्रमुख होता है। ठीक, और कैसे उसको नियुक्त होगा, तो सीवीसी यानी कि जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऐसे होता है ना, उसका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उसके अधिनियम के जो 2 या 3 का अधिनियम, उसकी धारा 25 के अवधान इसको जो है नियुक्त कर दिया जाता है। कार्यकाल कैसा होगा, 2 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है, ये कार्य इसमें बताया गया है। ठीक है, अब सौंपे गए कार्य, कौन कौन से कार्य जो सौंपे गए, जो ईडी करती है, तो फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ये सन भी ध्यान देना है और ये अधिनियम भी ध्यान देना है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ये ध्यान देना है। कई बार जो है सवाल क्या करता है ना कि ये क्रम दे देता है सीधे मिलाने के लिए, सन दे देगा मिलाने के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि फेमा कब आया था, 1999 में आया था। ठीक, और पीएमएलए कब आया, 2002 में आया। अच्छा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम FEO वो कब आया, 2018 में आया। और इसके बाद जो है कॉफे पोषा यानी कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, यानी 4 जो है एक्ट हैं, इसी के तहत जो है ये कार्य करता है और इसी के जो है तहत जो है इन सभी मामलों की जांच करता है। अब क्या है कि इसको शक्तियां कौन कौन सी, तो संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति है, समन जारी करने की शक्ति है। अभी केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, बड़े परेशान हैं, उनको 8 समन में भेज चुकी है ईडी और ये जा भी नहीं रहे हैं और ना वो आ रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे इतना नहीं पता कानूनी तौर पे, बट ये है कि उसको समन जारी करने की जो है शक्ति है। ईडी को जांच करना, निरीक्षण करना, साक्ष्य जुटाना, समन जारी करना, कमीशन करना, जांच करना, उसके बारे में एक क्या, एक सिविल कोर्ट की शक्ति है, सिविल कोर्ट की। ठीक है, गिरफ्तार करने की शक्ति है कि ईडी जो है पीएमएलए और फेमा एक्ट के उल्लंघन की तरह नोडल एजेंसी है और औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना भी जांच व गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है कि क्या होता है कि
ईडी कभी जो है कभी औपचारिक तौर पे एफआईआर दर्ज किए बिना, पुलिस मान लीजिए एफआईआर दर्ज की है या नहीं की है, पर ईडी अपना काम कर सकती है। कैसे? वो पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा एक्ट के तहत जो है वो उल्लंघन करेंगे तो जांच करेगी, गिरफ्तारी करेगी, जांच करेगी। ठीक है, पुलिस द्वारा एफआईआर हो या चाहे ना हो। अब एक बात है कि रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब जो ईडी अधिकारी द्वारा जो बयान होते हैं, दर्ज किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो न्यायालय में क्या है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट बात कि ईडी अधिकारी द्वारा जो भी बयान दर्ज किए जाएंगे वो न्यायालय के रूप में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। और अभी क्या है, उसके पास जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि भी की वसूली के अधिकारी, जैसे मतलब फेमा के तहत कोई भी व्यक्ति से जुर्माना, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि वसूल कर सकती है। ठीक है, अभी है आता है सीबीआई। अब ईडी के बाद दूसरा जो सबसे गंभीर और खतरनाक एजेंसी है वो सीबीआई है। सीबीआई जांच मतलब विपक्ष इसी परेशान रहता है। अभी सीबीआई के पास पावर कम है। क्यों कम है अभी हम लोग समझेंगे उसके बारे में। क्यों जो है ईडी के पास पावर अधिक है, क्योंकि ईडी के पास तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगा तभी भी जांच कर सकती है, बिना एफआईआर के भी समन जारी कर देगी। ठीक है, उसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति है, उसके लिए राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो है पुलिस एफआईआर दर्ज की है या नहीं की है वो अपना पहुंच जाएगी उसके द्वार पे, दरवाजा खटखटा के कहेगी चलो निकलो गिनो अपना नोट। तो वही सब चीजें हैं। और सीबीआई के पास क्यों देखेंगे कि हम लोग अभी न्यूज में रहा और क्यों शक्तियां कम है ईडी को लेकर के, उसको समझेंगे। हालांकि सीबीआई को आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। हाल ही में क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यों में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को जो जनरल कंसेंट होता है ना, उसको वापस ले लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो आप समझ लो कि सीबीआई के स्ट्रक्चर समझ लो, सीबीआई पहले पढ़ लो, इसके बाद जनरल कंसेंट पढ़ेंगे और क्या क्यों शक्तियां उसकी कम है वो समझेंगे। हालांकि इसको भी मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, आप समझो कि मतलब ये दो बार मैं पढ़ा रहा हूं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका मूल नाम है, मतलब पूरा नाम है, मूल नहीं पूरा नाम है। और ये क्या है, जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, यानी कि ईडी के बाद सीबीआई की स्थापना हुई। ईडी पहले स्थापना हुई थी। और यह किसके अंतर्गत कार्य है, ये जो आप समझते होंगे सीबीआई अमित शाह जी के अंतर्गत काम करती है, नहीं भाई, गृह मंत्री के अंतर्गत नहीं काम करती है। ये कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत करती है। ठीक है, आपको ध्यान देना है यही सब चीजें, क्योंकि आपको ये गलत कर देंगे सवाल। ईडी जो है आपका वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। और सीबीआई जो है आपका कार्मिक, पेंशन, लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत करती है, यानी कि जितेंद्र सिंह जो है उनके अंतर्गत जो है कार्य करेगी ये। ठीक है, वही इस समय कार्मिक और पेंशन लोक शिकायत मंत्री शायद वैसे ही वही हैं शायद। ठीक है, और यह दिल्ली जो है, दिल्ली इसका स्थापना कैसे हुआ था, तो यह जो है स्थापना कैसे हुआ और फिर इसके बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पे। ठीक है, भ्रष्टाचार की रोकथाम पे संथानम समिति थी, उन्हीं के सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपको नोट करना है। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है कि संथानम समिति पे इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि यह जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा जो है इसको शासित करते हैं, यानी जिसका जो गवर्नेंस है उसके द्वारा कैसे मैनेज होता है, वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा। ठीक है, स्थापना किसके द्वारा हुई, तो संथानम समिति के द्वारा हुई थी, भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति की सिफारिश पे हुई थी। अब स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, तो सीबीआई का जो डायरेक्टर इसका क्या होता है, प्रमुख होता है। सीबीआई में भी डायरेक्टर होता है, स्पेशल डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, पर इसमें डायरेक्टर जो होता है वो आपका मेन होता है। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, पीएम होगा। ठीक है, और लोकसभा में विपक्ष के जो दल का नेता होगा, यानी कि जो ऑपोजिशन का लीडर होगा वो होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो मिलकर के 3 सदस्यों द्वारा इसकी समिति की जो है सिफारिश होती है और यही जो लोग नियुक्त करते हैं। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं, यानी कि 3 वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, 3 बार नहीं, 3 वार्षिक, ध्यान देना, 3 वर्ष तक इसको। अब कार्य क्या करती है कि जो भी गहन जांच, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन के लिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार हो, आर्थिक हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना हो, साइबर हो, एडवांस टेक्नोलॉजी अपराध हो, सीबीसी को और लोकपाल को सहायता प्रदान करना हो, भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है और इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यह जो है इंटरपोल के सदस्य जो देश हैं उनकी देशों की ओर से जांच में समन्वय करेगी, यानी कि भारत की नोडल पुलिस एजेंसी कौन है, सीबीआई है। ठीक है, भारत की नोडल पुलिस एजेंसी कौन है, वो सीबीआई है। ठीक, तो ये जो है इसका ये काम है।
अब आते हैं हम लोग कि जो मुख्य बात यहाँ पे न्यूज में थी वो थी कि जो है कि तमिलनाडु ने सीबीआई को जो जनरल कंसेंट था यानी सामान्य सहमति थी उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो स्पेसिफिक कंसेंट यानी कि विशिष्ट सहमति जो होती है ना, जनरल कंसेंट, वो होता क्या है कि सीबीआई को मान लीजिए कि कहीं जांच करनी है। ठीक है, मान लो तमिलनाडु में जांच करनी है किसी नेता के घर। अब क्या करना होता है कि जांच को करने से पहले राज्य सरकार वहां पे तमिलनाडु राज्य सरकार समझ जो क्या करेगी, वो एप्लीकेशन देगी, आवेदन करेगी। ठीक है, कि यहाँ जांच करना है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, मतलब वो सहमति नहीं देगा राज्य सरकार, तो वो सीबीआई उस संबंधित राज्य में मतलब वो क्या करेगी, पुलिस की मतलब प्रवेश करेगी, तो पुलिस की शक्ति नहीं प्राप्त होगी और वो जांच तरीके से नहीं कर पाएगी सही तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए कि सामान्य सहमति वापस लेने पे उन मामलों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि पहले से चल रही हो। मान लीजिए कि सामान्य सहमति तमिलनाडु ने वापस ले लिया, पर जो पहले से मामले चल रहे होंगे जिसमें सीबीआई जांच करी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो चलेंगे वैसे ही। पर अब से जो है सीबीआई जो है वहां पर तमिलनाडु में क्या करेगी, पुलिस की शक्ति नहीं हो पाएगा उसको, वो अच्छे से वहां पे जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि जो है वहां पे सामान्य सहमति तमिलनाडु सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है, तो किस तरह के मामलों की जांच करती है, तो भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच करती है, विशेष अपराधों की जांच करती है। ठीक है, जो संगठित अपराध हो, आर्थिक जो अपराध है उसकी जांच करती है, और जब धन शोधन जहां आता है पर तुरंत वो मामला क्या करेगी, आर्थिक अपराध में ईडी को दे देती है। ठीक है, स्वतः संज्ञान के आधार पे भी जो है ये जांच करती है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो केवल यूटी में यानी कि केवल जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे जो सीबीआई है वो स्वतः संज्ञान ले सकती है। ठीक है, स्वतः संज्ञान में जांच कर सकती है। केंद्र सरकार जो है संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही जो है राज्य सीबीआई को किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए अधिकृत करती है। ठीक है, हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोल दे जांच के लिए तो वो राज्य सहमति नहीं लेना है और वो क्या करेगा, वो कहीं भी आदेश करने मतलब कहीं भी जांच कर सकती है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना है। जनरल कंसेंट क्या है, वही आपको बताया ना कि सीबीआई को क्या कि किसी भी मामले में जो जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अब राज्य सरकार जो है सहमति या तो सामान्य होगा या केस विशिष्ट होगा। ठीक है, अब सामान्य सहमति वास्तव में क्या होती है, स्वतः समिति होती है। बहुत सारे राज्यों ने सहमति वापस ले ली है क्योंकि वहाँ विपक्ष की सरकारें थी, उन लोगों पे जो है काम एक्शन हो रहा था, तो बहुत सारे जैसे कि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब, ये सब राज्य जो इन्होंने सीबीआई से वापस ले लिया है जनरल कंसेंट। अब इससे क्या है कि अपवाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है कि राज्यों की सहमति के बिना भी कहीं उसको अपराध की जाँच करने का आदेश दे सकते हैं। और जहां मामलों में कि जो कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए वहां के लिए जनरल कंसेंट प्रावधान लागू नहीं होंगे, सीबीआई डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाती है। तो इसीलिए शक्तियां इसकी कम है क्योंकि इसको जो है जनरल कंसेंट के लिए राज्यों के समक्ष एप्लीकेशन करना पड़ता है, ईडी को जो है नहीं करना पड़ता है, इसीलिए ईडी जो है खुला साड़ है। तो मजाक में मतलब उसके पास काफ़ी जो है अधिक पावर है। और आते हैं हम लोग, अब आते हैं एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसके बारे में तो मैं दिसंबर के मैगजीन में ही पढ़ाया हूँ, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ा होगा ना दिसंबर और मैगजीन वाला प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसी में मैंने पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बताया भी था कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक उसी चीज़ को काट करके पीटी 365 में इन्होंने चिपका दिया। तो एनसीसी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी 50वीं वर्षगांठ होती है, 75वीं वर्षगांठ होती है या 100वीं वर्षगांठ होती है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीसी की जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब इसका अधिनियम कैसे बना था, तो इसका अधिनियम और इसका गठन जो है 1948 में एनसीसी कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। और सबसे पहले इसको सिफारिश किसने किया, तो पंडित एच.एन. कुंजरू समिति थी। एच.एन. कुंजरू समिति, इन्होंने ही सिफारिश की थी कि एक स्कूलों में और कॉलेजों में कैडेट संगठन हो और एनसीसी इसी के तहत स्थापित की गई। उसका उद्देश्य यही है कि मतलब हमेशा जो है युवा तैयार रहे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेतृत्व करने के लिए, प्रशिक्षित हो, संगठित हो, उत्साही हो। ये त्रिसेवा यानी कि तीनों यानी कि उसमें जो तीनों हमारी फोर्सेस की हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, थल सेना हो गया, तो ये त्रिसेवा संगठन है। 17 डायरेक्टरेट में इसको बांटा गया है। इसकी कार्यक्रम की प्रगति मतलब स्वैच्छिक है। अगर आपको एनसीसी करना है तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए, कोई मतलब जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं होता है। आप जानते होंगे, हम लोग हमारे भी कॉलेज में था, आपके भी कॉलेज में रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह होता है कि इसके मतलब 3 प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, बस हो गया। और एनएसएस होता है। आप जानते होंगे कि जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था तो वहाँ एनसीसी भी थी और एनएसएस भी था। ठीक है, एनसीसी भी थी और एनएसएस था। कुछ लोग एनएसएस करते थे, कुछ लोग एनसीसी में जाते थे। ठीक, तो एनसीसी क्या है कि एनसीसी रक्षा मंत्रालय के तहत है, 1948 में का गठन हुआ। ठीक है, 1948 में का गठन हुआ। ये किसके अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीसी आती है, ध्यान देना इस बात को। और एनएसएस किसके अंतर्गत आता है, ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1969 में इसका गठन हुआ। ठीक, अब इसका गठन जो है एनसीसी का संसद के अधिनियम के तहत हुआ था। आप जानते हैं ना, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948।
ये इस अधिनियम बना था। और एनएसएस का गठन क्या हुआ? एनएसएस का गठन किसी अधिनियम के तहत नहीं बल्कि एक योजना है, किसकी? केंद्र सरकार की, केंद्र क्षेत्र की। ठीक है, ये माने कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है केंद्र सरकार की, और ये क्या है? योजना है, न कि बिल्कुल ये कि कोई कानून है। ठीक, एक बात ये हो गया। अब एक बात होती है कि एनसीसी के लिए वर्दी होता है, एनएसएस के लिए कोई वर्दी नहीं होता। एनएसएस में हम लोग भी गए हुए हैं। तो ये होता है आपका एनसीसी और एनएसएस खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अदर इंपॉर्टेंट न्यूज पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये न्यूज में इतना रहा है ना कि अभी परसों के द हिंदू में भी 3-4 बार इसको कवर कर दिया गया। मतलब परसों, उसके 2-3 दिन पहले फिर, उसके 2-3 दिन पहले फिर, 3 बार ये हाल के समय कवर हुआ है, और ये जो है मैगजीन में भी दिया हुआ है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा कि रवनीत कौर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? रवनीत कौर जी हैं। ठीक है, रवनीत कौर जी हैं। और ये किसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई हैं? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे हुई हैं, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के पद पर रवनीत कौर जी नियुक्त हुई हैं। ये क्या है? एक सांविधिक निकाय, यानी कि जो संसद के द्वारा विधि बनाई गई है उसी के तहत यह स्थापित निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 बनाया था, और उसी के तहत 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। किसके तहत, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक कार्यालय है। और इसमें क्या होता है? इसकी संरचना ये है कि इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार करता है। करते क्या है लोग? जो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है उस पर जो भी उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, जो भी प्रथाएं प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसको खत्म करेंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेंगे, बाजारों में व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। इनका जो है मुख्य काम यही है। अब आता है कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, GANHRI, इसकी स्थापना कैसे हुई है और क्या चीज़ें उसको समझते हैं। तो जो है इसकी स्थापना है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति है ना, इसी के रूप में की गई थी। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि मानवाधिकार को जो है प्रचार प्रसार किया जाए और संरक्षण दिया जाए, इसका कार्य है। ठीक है, जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है? ये जो महासभा है, यानी कि क्या महासभा क्या करती है कि जो GANHRI है, यानी कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संगठनों का जो वैश्विक संगठन है, वो जो है क्या करती है? विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। ब्यूरो इसकी कार्यकारी समिति होती है, 16 सदस्य होते हैं। मुख्यालय से कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बस इतना जान लीजिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें, बस इसको इतना जान लीजिए। आपका ऑप्शन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, बहुत टेंशन मत लीजिए इसके लिए। अभी आती है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ACC, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति क्या हुआ? इसने SPG के डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। ठीक है, SPG के डायरेक्टर की निधन हो गया था शायद अभी, इसलिए एक पद खाली था। तो होता क्या है कि जो SPG क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये एक जो है कि स्पेशल पुलिस की एक फोर्स है, एक शाखा है, जो क्या है प्रधानमंत्री और अन्य अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। तो हाल ही में अब क्या है कि SPG जो है सिर्फ PM की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वर्तमान में। पहले ये विपक्ष के जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य 2-3 लोगों को भी है ये सुरक्षा मिली हुई थी। अब वो हटा करके सिर्फ जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसने अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब ये क्या है कि ये जो ACC है ना, ये केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं, यानी जो पब्लिक सेक्टर वाले जो कंपनियां होती हैं, बैंक होते हैं, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान होते हैं, उनकी जो सभी हाई लेवल के जो पद होते हैं ना, उस पर नियुक्ति जो करेगी वो कौन करता है? ACC करती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो PM करते हैं। हमारे जो PM है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो करते हैं। ठीक है, और गृह मंत्री क्या होते हैं? इसमें एक सदस्य होते हैं ये। ठीक, ये लोग दोनों लोग मिल करके अपना जो है अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी सबको नियुक्त वगैरह करते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, ये मुझे याद है, ये अक्टूबर की मैगजीन में ये कवर हुआ था। तो इसको पढ़ते हैं कि PIB की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। मैंने आपको बताया था कि जो भी 75वीं, 50वीं, 100वीं होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और उसको आपको रट जाना होता है। तो PIB क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। PIB के जो कंपाइलेशन है बहुत सारे UPSC के एस्पिरेंट पढ़ते हैं, पर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो मैगजीन वगैरह आती रहती हैं, उसको पढ़िए। हालांकि PIB जो है ऑफिशियली सरकार का जो है
पूरा जो जितना लेखा जोखा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी चीज़ों को, कार्यक्रमों को, नीतियों को सूचना वो देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लैंग्वेज जो होती है यूज होती है सरकार की, वही लैंग्वेज यूपीएससी अपने भी क्वेश्चन पेपर में पूछता रहता है। ठीक है, और विजन एस की मैगजीन इतनी बेहतरीन है कि वही लैंग्वेज को ये विजन एस यूज करती है, इसीलिए विजन एस की मैगजीन को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और यहाँ से सवाल भी फंसते हैं। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारा क्रेडिट जो है विजय राइस को जाता है क्योंकि इसने मैगजीन बेहतरीन तरीके से निकाली। इसमें नो डाउट बेहतरीन मैगजीन है, सब लोग पढ़ते हैं, सारे टॉपर्स पढ़ते हैं, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आती है एक दो बार और पढ़िए, और आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो मेरे वीडियोस पे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों से कहिए भी, ताकि जो है हमारी भी रीच बढ़े और आपको और अच्छे तरीके से कंटेंट को हम लोग जो है कराते जाएं। तो जो पीआईबी है उसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि जो है कोई नियम के तहत ये बनाया नहीं गया है। आपको सवाल पूछ सकता है संवैधानिक हो, सांविधिक हो, तो ये सब चीज़ों को नहीं देना है ध्यान, क्योंकि ये गैर सांविधिक है। ये क्या करती है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनसे जुड़ी जो सूचनाएं होती हैं वो उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। अब ये मान लीजिए कि आपको क्या है कि मान लीजिए आप मैं तो शुरू में बहुत सारे जो है मीडिया इंस्टीट्यूट से जुड़ा भी रहा हूँ, तो अगर आपको खबर लेनी है सरकार क्या कर रही है, सरकार ने आज क्या किया, तो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, वो पीआईबी देता है। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ को ध्यान देना है। पीआईबी जो है एक क्या है कि सरकार की नोडल एजेंसी है जो सरकार की बातों को ध्यान देती है। उसका उत्पत्ति 1919 में हुआ था। ठीक है, बाद में इसको जो है 1946 में इसका पीआईबी नाम दिया गया और 1947 के बाद जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग बन गया। इसकी जो संरचना होती है जो है कि प्रधान महानिदेशक होते हैं मीडिया और संचार द्वारा, इसके लिए एक महानिदेशक और 8 जो है अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। सरकार और मीडिया के बीच में इंटरफेस का काम करता है पीआईबी। मीडिया में जो भी प्रदर्शित किया रही बातें उस लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को फीडबैक देता है और ये सारी चीज़ें करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एनसीजीजी, इसने मालदीव के सिविल सेवकों के जो 24वें बैच उसका प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की उत्पत्ति जो है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के 2014 में स्थापित किया गया था। अध्यक्षता कौन करता है, कैबिनेट सचिव करता है। कार्य क्या है कि गवर्नेंस, नीतिगत सुधार, क्षमता निर्माण आदि क्षेत्रों में कार्य करता है। भारत और अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों और टेक्नीशियनों को जो है प्रशिक्षण देता है, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, इनकी सर्वोत्तम पद्धतियों, पहलों और कार्यप्रणाली पर सरकार की जो है जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। और इसी ने जो है मालदीव के सिविल सेवकों के 24वें बैच का पूरा कर लिया है प्रशिक्षण। तो न्यूज में रहा था ये। अब आता है एनआईए को मैंने अभी पढ़ाया था मैगजीन में, मुझे याद है। एनआईए जो है इसने लंदन में जो भारतीय उच्चायुक्त पर हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए अलग अलग स्थानों पर तलाशी ली। भारत के जो हाई कमीशन से लंदन में उस पर कई सारे लोग जो है लोगों ने हमला कर दिया था। ठीक है, तो ये न्यूज में रहा एनआईए। तो एनआईए क्या है कि एनआईए जो है 26/11 का जब हमला हुआ, जब बंबई में 26/11 के हमले के बाद जो है एनआईए अधिनियम 2008 बनाया गया था संसद के द्वारा। और ये क्या करती है, संघीय यानी कि संघ में यानी केंद्र स्तर की जो है ये आतंकवाद रोधी जो आतंकवाद गतिविधियों का स्वतः संज्ञान लेकर के जांच करती है। ठीक है, अब एक बात है कि इसी में संशोधन हुआ 2019 में। 2019 में संशोधन होकर क्या बोला गया कि एनआईए को अंतर्राष्ट्रीय संधि और अन्य देशों के जो घरेलू कानूनों के अधीन रहते हुए, मतलब मान लीजिए कि विदेश में जांच करना है तो उसके घरेलू कानून होंगे और अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, उसके अनुरूप रहते हुए भारत के बाहर जो भी अपराध होंगे उसका जांच करने का अधिकार किसको मिला है, वो एनआईए को मिला है। और भारत की जो नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के माध्यम से कार्य करती है, तो वो कौन है, सीबीआई है। ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा। अब एक बात है कि 2019 का अधिनियम ने केंद्र को एनआईए की जांचों के लिए, एनआईए द्वारा जांचों के लिए जो सत्र न्यायालय उसको विशेष अदालत के रूप में नामित करने का अधिकार भी दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। कैबिनेट सेक्रेटरी आप जानते होंगे जो आईएएस बनते हैं, कम उम्र में जो आईएएस बन जाते हैं, जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, अब रिटायर होते तक जो जिसका भाग्य अच्छा होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के क्या है कि अभी हाल ही में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा होंगे शायद, तो मुझे कंफर्म नहीं है पर वही होंगे, उनको 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। और कौन दिया है, एसीसी दी है। अभी ऊपर आपने एसीसी पढ़ा, इसमें पीएम होते हैं और हमारे जो है अमित शाह जी होते हैं यानी गृह मंत्री होते हैं, अध्यक्ष पीएम अध्यक्ष होते हैं। अब इसकी नियुक्ति जो है वरिष्ठतम सहयोगिता के आधार पर होती है और इसके लिए जो है भारत सरकार कार्य आवंटन नियम इसके तहत जिम्मेदार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, सिविल सेवा बोर्ड का
प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट, एक यूनिट हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले यूनिट की तरफ, जिसमें लिखा है शासन, यानी कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन के महत्वपूर्ण पहलू। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पढ़ेंगे और इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकता है। आपको मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस वाले सेक्शन को भी आज कंप्लीट करा दूं, ताकि कल छोटा सा क्लास लेंगे और मैगजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस के टॉपिक पे। पहला टॉपिक आता है आपका मिशन कर्मयोगी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका आप इस्तेमाल जो है आप GS4 में भी कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं, और अनेक जगहों पे आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, GS3 में भी कर सकते हैं, और आपको जानना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा मिशन कर्मयोगी? क्योंकि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इसने सुशासन दिवस पे जो है मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण शुरू किया, यानी कि जो पहले से चल रहा था मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम, उसका विस्तारित संस्करण, यानी कि उसको और विस्तार दिया गया। किस अवसर पे? सुशासन दिवस पे। अब आता है कि सुशासन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी से, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सम्मान में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, आपको ध्यान देना है। शुरुआत कब इसकी हुई थी? तो 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। इसका यह दिवस किस लिए मनाता है? जो यानी कि जो सिटीजन सेंट्रिक है, यानी नागरिक के केंद्रित कुशल पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ाना और जो है सेवा जो वितरण है उसमें सुधार लाना के लिए मनाया जाता है सुशासन दिवस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में कि मिशन कर्मयोगी न्यूज में रहा तो ये क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सेवक जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, ये क्या करता है? जो नए भारत का विजन है, ठीक है, उसके लिए भविष्य के लिए जो भी फ्यूचर के लिए सिविल सेवा की जो जरूरतें हो बढ़ने वाली हैं, जो भी सिविल सेवा की जो तरीके मतलब जो उनका डिमांड है उस हिसाब से उनको तैयार करना है। अब उसके लिए क्या होगा? सही दृष्टिकोण वाली सिविल सेवा हो, जैसे कि एक वो इनोवेटिव हो, पेशेवर हो, और जो है कि वो कुशल एक तरह से कार्य करने में दक्ष हो और तकनीकी क्षमता से युक्त हो। ठीक है, न्यू इंडिया के विजन और ज्ञान से युक्त हो। इनका जो है ये उद्देश्य है, और इसी के तहत जो है 6 इनके स्तंभ है। मिशन जो कर्मयोगी है इसका 6 स्तंभ है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, दूसरा इंस्टीट्यूशनल है, कैपेटेंसी है, आई गॉट कर्मयोगी है, ठीक है, ई मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, निगरानी और मूल्यांकन है। ये इसके 6 जो है ये स्तंभ हैं। तो मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी सुविधाएं शुरू की गई हैं? तो अभी आपने देखा आई गॉट कर्मयोगी। तो आई गॉट कर्मयोगी जो शुरुआत की गई है तो इंपॉर्टेंट है ये, या व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। ये आपको न्यूज में मतलब न्यूज में तो आपको ध्यान देना है आई गॉट को। ठीक है, माई आई गॉट को। ये क्या होता है कि मान लीजिए कि व्यक्तिगत अधिकारी है, कोई एक अधिकारी है, उसको पर्सनली ट्रेन करना है, तो उसको ध्यान में रखकर एक जो है एक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। एक मिश्रित कार्यक्रम है, यानी सभी स्तर पर समान रूप पे जो है ये मौजूद रहेगा। दूसरा है विकास, यानी वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। ये क्या है कि जो केंद्रीय सचिवालय हैं उसमें जो भी सिविल सेवा कार्यरत हैं उनके लिए एक मिश्रित कार्यक्रम है। एक है क्यूरेटेड कार्यक्रम। यह क्या है? यह कार्यक्रम मंत्रालय, विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों की जो लर्निंग है आवश्यकता है उसको पूरा करता है। और दूसरा क्या है कि 12 डोमेन वाली विशिष्ट क्षमता ई लर्निंग पाठ्यक्रम। ये तमाम जो है क्या है कि सुविधाएं मतलब शुरू की गई हैं मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, दूसरी चीज़ को मैं देखने लगा था। तो अब आता है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के जो नियम 14 है उसमें बताया गया कि निजी निकाय और संस्थानों और से जुड़े जो सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा पुरस्कारों के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्यों निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि क्या है कि जो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम है ये सरकारी कार्यक्रमों के सरकारी कर्मचारियों के जो आचरण उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि आचरण को नियंत्रित करने के लिए जो है ये जो निजी क्षेत्र से, निजी निकाय संस्थानों से जो भी पुरस्कार होते हैं उसके बारे में स्वीकृति लेना है नहीं लेना है, तमाम इसके लिए नियम है और उसके लिए दिशा निर्देश है। कर्मयोगी प्रारंभ ये है इंपॉर्टेंट, इसको भी देखते हैं। ये ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार मेला से भर्ती किए गए जो सभी नए सरकारी कर्मचारी होंगे उनको सरकारी नीतियों संबंधित जागरूक जानकारी देगा। 8 पाठ्यक्रम का सेट है और यह मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। उसका नाम क्या है इसका कार्यक्रम का? मिशन यानी कि कार्यक्रम कर्मयोगी प्रारंभ। इसका नाम है कर्मयोगी प्रारंभ। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग तो मेरे टैब पे एकदम उल्टी जैसी है। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग होती है, मैं टाइप पे लिख नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अभी नवंबर वाली मैगजीन में ही पढ़ाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह बोला कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में जो रिक्तियां हैं, यानी कि जो पद खाली हैं, उनको आप भरिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला केंद्र और राज्य सरकारों से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग आरटीआई के बारे में, फिर बाकी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आरटीआई का तात्पर्य यह है कि कोई भारतीय नागरिक या केंद्र या राज्य सरकार के जो कार्यालय है उसमें विभागों में जो भी सूचना प्राप्त करना चाहे वो उसके लिए अनुरोध कर सकता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें सूचना का अधिकार है, ठीक। अब इसके लिए कौन नोडल एजेंसी है? तो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग जो है इस अधिनियम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? तो लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी, यानी किससे किससे जो है आप ले सकते हैं सूचना? तो संविधान द्वारा जो स्थापित किया गया चीज़ हो, मतलब जो भी स्थापित किए गए जो निकाय जो हो या संस्था हो, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा संस्था हो, सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन आदेश हो, ठीक है। और ऐसा संस्था जो सरकार के स्वामित्व में हो, नियंत्रण में हो, या सरकार उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड दे रही हो वो, और ऐसे एनजीओ जो सरकार द्वारा फंड से जो है चल रहे हों वो, और इसके तहत जो है बाकी ये सारी चीज़ें, इनसे हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि धारा 6(1), यह क्या है कि यह मान लीजिए कि इस अधिनियम के तहत जो कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे जो है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो, यानी कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरोध करना पड़ता है। इसमें बताया गया है अधिकतम समय सीमा दी गई है, और कुछ मामलों में छूट, प्रकटीकरण से छूट भी दी गई है धारा 8 में। कौन कौन से मामलों से छूट है उसको हम लोग देखेंगे नीचे धारा 8 के तहत। पहले हम लोग ऊपर देखते हैं कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। एक सांविधिक निकाय यानी कि संविधान के द्वारा बनाई गई विधि है, उसी के तहत स्थापित एक निकाय है। इसकी स्थापना RTI एक्ट 2005 में, इसके RTI एक्ट के तहत की गई थी। सन पूछ लेता है, RTI अधिनियम कब आया? 2005 में आया था। इस सन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको पता ही होगा, मुझे पता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है केंद्रीय सूचना आयोग में? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन किसकी सिफारिश पे? एक समिति होती है, और समिति में कौन कौन होते हैं? PM होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। PM होते हैं अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और PM के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। यानी ठीक यही जो अभी हाल ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करने के लिए जो समिति बनाई गई है, ठीक वही समिति CIC में के लिए भी होती है, ठीक है। CIC के लिए भी होती है, क्योंकि अभी हाल ही में संशोधन हुआ ना, ऊपर कल ही क्लास में मैंने पढ़ाया था कि उसमें भी PM होते हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और वहाँ CJI की जगह क्या होता है? एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। इसकी जो अवधि होती है काम करने कितनी होती है? 3 साल या 65 वर्ष। शब्द को ध्यान देना, 3 साल, ठीक है। तो ध्यान इसको दीजिएगा, गलती मत करिएगा। स्ट्रक्चर में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है कि ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। कौन? CIC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो आपका पुनर्नियुक्ति उसकी नहीं हो सकती है, वो पात्र नहीं होगा। तो कुछ छूट दिए गए हैं कि ये कुछ छूट है कि कौन कौन सी चीज़ों पे RTI की छूट होगी। तो RTI की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया कि RTI कानून दूसरी अनुसूची में दिए गए आसूचना, इंटेलिजेंस और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं, यानी कि जो इंटेलिजेंस और सुरक्षा संगठन होते हैं उस पर RTI लागू नहीं होता है। और हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन होगा तो इस तरह छूट नहीं मिलेगी। और दूसरी अनुसूची में कौन कौन सी हैं इस बात को देखिए, रॉ है, IB है, ठीक है, CRT इन है, मतलब ये जो है कंप्यूटर रिस्पांस टीम है जो कि साइबर हमलों के लिए रिस्पांस करती है, वो भी क्या है आपकी जो है दूसरी अनुसूची में है, जो कि क्या है कि ये आपका मतलब इंटेलिजेंस और सुरक्षा संगठन है, और इस पर कोई RTI एक्ट लागू नहीं होता है। हालांकि मानवाधिकार को उल्लंघन होगा तो छूट नहीं मिलेगी, ये बात है। अच्छा, एक बात है कि कौन कौन सी चीज़ों से छूट मिली हुई है। तो देखिए कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, रणनीति, वैज्ञानिक आर्थिक हित हो, ऐसा कोई प्रभाव जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है सूचना से, तो उसको सूचना को नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे जो है न्यायालय की अवमानना, उसको नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करे, उसको नहीं दी जाएगी। किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, उसको नहीं दी जाएगी। और किसी व्यक्ति को वैश्वासिक संबंधता हो, यानी कि मतलब ऐसा हो कि उनके लिए प्रकट करना जरूरी होगा, तभी जो है वो दी जाएगी। ऐसा मतलब उस तरह से नहीं होगा, यानी कि आपको जो है किसी व्यक्ति को गोपनीय सूचनाएं जो हैं वो नहीं दी जा सकती। अब ऐसी सूचना हो कि मान लीजिए जो वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट या बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई हो, और तीसरे पक्ष को नुकसान होता हो, तो
मतलब जनहित में है तभी दी जाएगी, वरना उस सूचना को नहीं दी जाती है। अगर ऐसी सूचना जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन और शारीरिक सुरक्षा खतरे में हो तो वो नहीं दी जाती है। अपराधों की जांच गिरफ्तारी संबंधित जो प्रक्रिया बाधा उत्पन्न करती है वो सूचना भी नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल के दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। दूसरों की जो व्यक्तिगत सूचना है उसको जो है नहीं दिया, क्योंकि वो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से निजता का अनावश्यक उल्लंघन होता है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है आपका आरटीआई एक्ट नहीं लागू होता है। अब तीसरा वाला आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है आधार। क्यों इंपॉर्टेंट है आधार? क्योंकि आधार तो हर साल इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थानों को भी आधार के प्रमाणीकरण में प्रयोग के सक्षम बनाने के लिए नियमों बनाए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सरकारी मंत्रालय विभाग तो पहले आधार के लिए काम करते ही हैं आधार से, अन्य संस्थाएं जो हैं वो भी आधार के जो प्रमाणीकरण है उसका प्रयोग करने में जो सक्षम है उसको बनाने के लिए नियमों को प्रस्तावित किया। ठीक, यह प्रस्ताव क्या होगा, नियमों को नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को वितरण को अधिक बेहतर बनाएगी और उसी चीज़ के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये बात है कि वर्तमान में मंत्रालयों विभागों को जो है आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, आधार प्रमाणीकरण मंत्रालय और विभाग करते हैं। यह अनुमति कैसे होती है? यह अनुमति जो है सुशासन के हित में दी गई है और पब्लिक जो सार्वजनिक धन है उसका रिसाव रोका जाए, नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और ज्ञान का प्रसार हो, इन सारे कामों के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2019 के संशोधन 19 के जो अधिनियम उसमें संशोधन भी किया गया है, यानी कि यदि UIDAI यानी कि जो है जो आधार को लागू करती है, आधार को जो है ये आपका रख रखाव करती है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, उसको जो है कि उसको बैंकों और दूरसंचार कंपनी जैसी संस्थाओं द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन से अगर संतुष्ट होता है तो उनको भी यूज करने की प्रमाणीकरण करने की अनुमति देगी। मतलब UIDAI जो है UIDAI अगर ये संतुष्ट हो जाए कि जो बैंक है या दूरसंचार कंपनी है, जो गोपनीयता है आधार की और जो सिक्योरिटी संबंधी नॉर्म्स हैं बनाए गए हैं, अगर उसको अनुपालन करने में सक्षम है तो उसको भी आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकता है। और यह भी प्रस्तावित किया गया है कि कोई मंत्रालय या विभाग या कोई संस्था आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती है तो उससे पहले उसको मंत्रालय विभाग या उसके पास जो है उसको प्रस्ताव रखना पड़ेगा, तभी जो उसको आधार प्रमाणीकरण की अनुमति मिल पाएगी। ठीक है, तो ये बात होता है। अभी हम लोग समझेंगे बहुत सारी चीज़ें आधार के बारे में। आधार की क्या है, आधार के लिए संस्था जो है वो चीज़ क्या है, कुछ एक्ट्स हैं उसको समझते हैं। तो समझो कि आधार की विशेषता क्या होती है, पहले ये हम लोग समझते हैं आधार की विशेषताएं। जो आधार होता है उसकी विशेषता यह है कि 12 अंकों की एक संख्या होती है। ठीक है, और क्या होती है कि हर एक नागरिक के पास विशिष्ट संख्या है, वो डुप्लीकेट उसकी नहीं हो सकती। ठीक है, और ये क्या होती है, व्यक्तिगत पर्सनल बायोमेट्रिक से ये संख्या जो है वो जुड़ी रहती है। और क्या है, इसमें क्रम रहित संख्या होती है, इसमें कोई भी धर्म, जाति, आय, इन सारी चीज़ों का जो है ये क्या है कि इसमें विवरण नहीं होता है आधार के नामांकन प्रणाली में। ठीक, ये व्यापक टेक्नोलॉजी की अवसंरचना है। इसमें लक्ष्य डिलीवरी यानी कि जो आपको लक्षित समुदाय है उसको डिलीवरी करने में, सरकारी सब्सिडी करने में, आयकर रिटर्न करने में, मतलब जो है कि जो लक्षित व्यक्ति है उसको उसी को सिर्फ जो है वो लाभ पहुंचाना हो या फिर उसके तहत जो कार्य करना हो उसको व्यक्तिगत विशिष्ट समूह व्यक्ति विशिष्ट के लिए जो है ये उपलब्ध होती है। तो यानी यह लक्षित डिलीवरी करती है। पहचान और पते का प्रमाण भी है और इलेक्ट्रॉनिक लाभ जो ट्रांसफ़र है बैंक खातों के लिए ये एक जो है सुरक्षित और कम लागत वाला मंच भी प्रोवाइड करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताएं यह है कि इसमें बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन है, यानी कि इसमें क्या है कि 10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस के साथ साथ क्या है, बायोमेट्रिक विशेषता के रूप में चेहरे की जो छवि है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी बायोमेट्रिक धोखाधड़ी का पता लगाना, वर्तमान में बहुत सारी क्या है कि वर्तमान में जो है कि बहुत सारी जो है कि जो BSP यानी कि बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नामांकन के दौरान मिश्रित बायोमेट्रिक्स, गलत उंगलियों, गैर मानवीय उंगलियों या गमी फिंगर्स या इन्वर्टेड छवि, आंखों को बंद करने का आदि सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो यानी टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बेहतरीन है और इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ वाद हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वाद है, KS पुट्टास्वामी वाद हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आधार जो है इसको क्या हुआ था कि इसको चुनौती दी गई थी 2016 में। इस अधिनियम को जो 2016 जो आया था अधिनियम, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठीक है, अब इस चुनौती का जो आधार था वो अधिनियम को जो है धन विधेयक के रूप में पारित करना, इस प्रक्रिया के रूप में संसद के ऊपरी सदन को महत्व नहीं देना था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई थी। हालांकि KS पुट्टास्वामी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की जो अधिनियम की जो संवैधानिकता है उसकी पुष्टि कर दी थी और कहा था कि भले ही वो
केंद्र संसद द्वारा सक्षम रूप से पारित किया गया या धन विधेयक के रूप में पारित किया गया हो, लेकिन यह जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा, ठीक। और इसे लोगों पर बैंक खाता खुलवाने, मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। ये अनिवार्य होगा, थोपा नहीं जाएगा किसी चीज़ के लिए, मतलब कि बैंक खाता खुलवाए, आधार या मोबाइल, इस सब चीज़ के लिए अनिवार्य शर्त न हो, ठीक है। हालांकि समाज कल्याण की योजनाओं के लिए एक अनिवार्य होगा आधार, ये जरूरी है, ठीक। ये कियस पुट्टा साम्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये निजता का उल्लंघन नहीं करता है, ये और ये ठीक है, ठीक है। उसके संवैधानिकता कोई सवाल नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब आता है कि आधार का रख रखाव कौन करता है, ठीक है। तो ये है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक सांविधिक निकाय है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसकी क्या है, इसके विशिष्ट पहचान संख्या UID आधार जारी करना। ये इस आधार के सभी चरणों का संचालन प्रबंधन करने के लिए और आधार का नामांकन के लिए, जारी करने के लिए, प्रमाणीकरण करने के लिए, नीति प्रक्रिया प्रणाली विकसित करने के लिए और उसका सुरक्षा करने के लिए ये जो है संस्था जो है, ये निकाय जो है सांविधिक निकाय है। ध्यान देना आपको, UIDAI जो एक कंपनी नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है। विधि के द्वारा बनाई गई, संसद की विधि के द्वारा बनाई गई निकाय है, तो आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये मैंने कराया हुआ है और इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा समझना है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। जो रेगुलेशंस है वो क्यों है न्यूज में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT नियम और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल आचार मीडिया संहिता नियम 2021 में संशोधन कर दिया। किसने संशोधन किया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किस चीज़ में? IT नियम में और सूचना टेक्नोलॉजी नियम 2021 में, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य संबंधी जो नकली या झूठी भ्रामक जानकारियां हैं या उसके संबंध में ऑनलाइन गेमिंग और जो सोशल मीडिया के मीडिएटर हैं उसमें अधिक व्यापक स्तर पर जो सूचना है उसका प्रसार करना है, ठीक है। अब इसी चीज़ के लिए जो है ये IT नियम 2021 है और इसके संशोधनों को सूचना टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, उसी की धारा 87 के तहत लाया गया है। कौन सा? IT नियम 2021। अब किस चीज़ के लागू किया गया? सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को जो है विनियमित करने के लिए IT नियम 2021 को लागू किया गया था, ठीक है। इसमें ऑनलाइन गेम का जो है स्पष्ट परिभाषा दी गई है और मध्यवर्तियों की भूमिका बताई गई है। बहुत सारी चीज़ें देखना इसमें से, बस मुख्य चीज़ को देख लीजिए। ऑनलाइन गेम को बताइए जो इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला गेम है, इसको लिए खेलने के लिए उपयोगकर्ता को कंप्यूटर, ऑनलाइन या अन्य चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती कौन है? तो इसका अर्थ ऐसे जो मीडिएटर्स हैं जो कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या एक से अधिक जो ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता हो, ठीक है। अब मध्यवर्तियों की जो भूमिका है उस पर क्या है कि किसी भी ऐसे ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना जो उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा सकता है, अथवा केंद्र सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन गेमिंग स्वविनियामक निकायों द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो। मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन, स्थानापन्न विज्ञापन या ऑनलाइन गेम का प्रसार जो कि एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं उसको होस्ट नहीं किया जाता हो। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है, ठीक है, कि ऑनलाइन गेमिंग जो मध्यवर्ती हैं यानी जो मीडिएटर है वो क्या करते हैं, जो अपने कंप्यूटर का जो रिसोर्स है उसका उपयोगकर्ताओं को एक से अधिक गेम खेलने में जो है सक्षम बनाते हैं। तो उनको जो है कि ऐसे उन लोगों के लिए प्रकाशित नहीं करना ऐसी चीज़ों को जो क्या करे, जो उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुँचाए। ऐसे जो गेम्स को होस्ट नहीं करना या प्रकाशित करने के लिए रोकना है जो उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाए, ठीक। और जिसके लिए जो है जो ऑनलाइन गेम के लिए सत्यापित न खेलने की मतलब उसका जो है परमिशन न लिया गया हो या फिर जो है उसका जो है दुरुपयोग किया गया, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पे जो है यह भी मध्यवर्ती यानी कि जो मीडिएटर्स हैं उन्हीं को सुनिश्चित करना है कि जो प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन हो या फिर जो ट्रांसफर विज्ञापन हो रहे हो या ऐसे ऑनलाइन गेम का प्रचार हो रहा हो जो एक क्या हो, अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं, मतलब उसको अनुमति नहीं दी गई हो, उसका होस्ट न करें। ये कौन करेगा? ये ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती, ठीक है। ये जो मीडिएटर्स हैं वो इन्हीं को बताया गया है, ठीक है। जो ऑनलाइन गेम मीडिएटर्स हैं, इंटरमीडिएटर्स हैं, उन पर अधिक दायित्व भी सौंपा गया है, यानी कि सत्यापन चिन्ह जो है उसको प्रदर्शित करें, यानी जो विनियामक द्वारा जो रेगुलेटर अथॉरिटी है वो सत्यापित की है कि नहीं। अच्छा, अपने उपयोगकर्ताओं को जमा धन निकालने भुगतान के बारे में सूचित करना, KYC जो डिटेल देना, ठीक है, प्राप्त करना, और जो तृतीय पक्षों द्वारा कोई भी जो उपयोगकर्ता उसका क्रेडिट नहीं करना, उस फाइनेंस नहीं करना, ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। अब एक बात है कि एक से अधिक SRBs, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ छोड़ी गई हैं।
ये छोड़ा ये गया है कि जो एसआरबी के बारे में बताया गया। एसआरबी क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं। यहाँ पे विजयनेस ने बताया नहीं है, ये गलती किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। फिर मैंने देखा, अरे यार ये तो एसआरबी मतलब जो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो एक से अधिक जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो सेल्फ रेगुलेटरी मतलब उनको क्या है कि कई जो ऑनलाइन गेम के लिए जो अनुमति के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से कई सारे एमआईटी मतलब कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है वो कई सारे सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिफाई कर सकता है। पर जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको क्या करना है, कौन किस तरह से उनका मानदंड होना चाहिए, तो 2013 के तहत कंपनी धारा के तहत जो है पंजीकृत कंपनी हो और ऑनलाइन गेम उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हो। ठीक, और क्या हो कि वो जो है उसके लिए बहुत सारे सदस्यता के लिए मानदंड किए गए, जैसे कि एक व्यापारिक सौदा, खरीदार, विक्रेता, दूसरे पक्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला, ये सब तमाम चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। एसआरबी का प्राधिकार ये है कि वह किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर दांव लगाना शामिल नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिए, यानी कि वो आपका जुए में आ जाएगा। ठीक है, गेमिंग में नहीं आएगा। और ये यहाँ पे निषिद्ध दिया गया कि मैंने किसी भी प्रकार के जुए वाले जो है वो ऑनलाइन गेम निषिद्ध होंगे। तो आपको इस वाला जो कंटेंट में बहुत सारा आपको दिक्कत आया होगा, मैं जानता हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ इसमें विजयनेस ने काटने में छाँटने में छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो होता क्या कि बड़े वाले आर्टिकल्स जो होते हैं मंथली मैगजीन को, उसी में से काट के ही बनाते हैं लोग, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ दिया गया था, इसलिए दिक्कत थोड़ा आई थी। देखिए, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि बस प्रीलिम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम और सूचना टेक्नोलॉजी नियम में संशोधन किया। किस लिए किया? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को जो है रेगुलेट किया जा सके, और जो सोशल मीडिया के जो इंटरमीडिएटर हैं वो झूठे जो भ्रामक प्रचार करते हैं उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए उसने बताया, इसी नियम में उसने बताया, जो इस अधिनियम में, कि ऑनलाइन गेम क्या होता है और ऑनलाइन जो गेम का जो गेमिंग का इंटरमीडिएटर है वो क्या है और वो क्या कार्य क्या करेंगे, इनके बारे में बताया गया। ठीक है, वो उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन गेम इंटरमीडिएटर हैं वो किसी ऐसे काम को नहीं प्रसारित करेंगे या होस्ट करेंगे जो उपयोगकर्ता को नुकसान करे। जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके द्वारा कोई ऐसा गेम अनुमत नहीं किया, उसको नहीं होस्ट नहीं करना है, और किसी बात पे जो किसी भी गेम में कोई ऐसा विज्ञापन न हो और ऐसा जो ऑनलाइन गेम का अनुमति न हो जो उसके बारे में कोई स्वीकृति न हो या वो भ्रामक हो। ठीक है, ये बात उसने कहा। अब एक बात है कि एक से अधिक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ को जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय है, वो अधिसूचित कर सकता है जो गेम को, ऑनलाइन गेम को अनुमति देंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत कंपनी के रूप में होना चाहिए, और ऑनलाइन गेम का जो है उद्योग प्रतिनिधि के रूप में हो जो ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा है। ऑनलाइन गेम में जुए वाले जो होंगे, विज्ञापन और अनेक प्रकार के जुए वाले जो कार्य होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, बस खत्म, बाकी चीज़ें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट छोड़ दिया गया था ना, इसीलिए समझने में भी बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लैंग्वेज बड़ा टफ हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध आर्टिकल में ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं, जो विजयनेस की तरफ से भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में आया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण। अभी हाल के कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग है उसके समक्ष जो लंबित मामले हैं उसकी संख्या में गिरावट आई है। ये मैंने मैगजीन में कराया है, इसमें आपका नवंबर वाले मंथ में ये वाले मैं कंटेंट को मैंने पढ़ाया है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग के समक्ष जो लंबित मामले हैं उसकी संख्या में गिरावट आई है। ये कुछ रिपोर्ट से पता चला है। तो उपभोक्ता पहले किसे कहते हैं, फिर उपभोक्ता संरक्षण, फिर नियम, अनेक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता इसे कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 के अनुसार वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा जो किसी सेवा या वस्तु को खरीदने के लिए या प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है। ठीक है, और मतलब या मान लीजिए कि कुछ थोड़ा भुगतान कर दिया, कुछ बाद में अनुबंध कर लिया, बाद में हम देंगे, इस तरह से वो क्या होगा, वो आपका उपभोक्ता हो गया। ठीक, अब और इस तरह ऑनलाइन माध्यम से टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए जो है जो भी प्राप्त होगा या ऑफलाइन होगा, सभी तरह के लेन देन पे ये प्रावधान लागू होता है। यानी कि जो उपभोक्ता और जो ये बात है, उपभोक्ता यानी कि जो आपने लेन देन किया है और आपने किसी वस्तु सेवा को पाया है, तो आप जो है उपभोक्ता कहलाएंगे, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक, अच्छा, अब बात है कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीद लिया और पुनः बेचने के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए खरीदते हैं। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपने सामान खरीदा, आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब वो उपभोक्ता नहीं आएगा और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में भी नहीं आएगा। तो ये बात है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या करता है, वो आपका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। मतलब एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण होगा, और इसके बारे में समझेंगे कि ये 3 स्तरीय का जो है अर्ध न्यायिक तंत्र है। तो
अब उपभोक्ता अधिकार है, तो इसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके द्वारा कौन कौन से उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया है, तो सूचना का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है और उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार है। ये जो है 5 आपका जो है कि आपके अधिकार यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं कि भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कार्य किए गए हैं, तो कौन से हैं, वही जो आपको जानते हैं ना कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, अब उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 बनाया गया, किस लिए, क्योंकि उपभोक्ता विवादों का सरल तरीके से जल्दी से और वहनीय समाधान उपलब्ध कराया जाए और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय जो है वो अर्ध न्यायिक तंत्र बनाया जाए। ठीक है, कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण कर दें, यानी कि उसको डिजिटलाइज कर दें, और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक, अब इसमें यह बात है कि इसी के जरिए पूरे उपभोक्ता शिकायत निवारण जो आयोग है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी जो अवसंरचना की स्थापना की गई। एक जो है इनग्राम पोर्टल है, इनग्राम पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल पूछा हुआ था एमपीपीसीएस में ये। ठीक है, मैं पीवाईक्यू देख रहा था तो घटना चक्र के पीवाईक्यू में मैंने देखा था इनग्राम पोर्टल पे। ये क्या है कि जो है ये उपभोक्ता मामलों के विभाग में जागरूकता, इसकी तत्वाधान में मतलब जागरूकता फैलाने के लिए, सलाह देने, उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का निवारण के लिए जो है ये केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। ई दाखिल पोर्टल है, उपभोक्ता फोरम को आसानी से संपर्क करने के लिए त्वरित और जल्दी किफायती सुविधा देता है। जल्दी से आप उपभोक्ता फोरम को आप संपर्क कर सकते हैं ई दाखिल पोर्टल से। और सर्टिफिकेशन मार्कर होते हैं, यानी कि गुणवत्ता मानकों से संबंधित उपभोक्ताओं के लिए जो है ये सुरक्षा देता है, यानी वो होलोग्राम लगाएगा, गुणवत्ता मानक बताएगा कि नहीं ये आप जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये बात है। अब आती है कुछ जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए। ये भी हमने नवंबर महीने में पढ़ा है और मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको कराया था कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने, ठीक है, ASCI ने डिजिटल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर इसमें फैले हुए हैं इनके द्वारा जो विज्ञापन हो रही है उनके विज्ञापन पर व्यापक दिशा निर्देश दिए गए, यानी कि बड़े स्तर पे कुछ ना कुछ नियम सबके लिए बनाया गया है, क्योंकि अब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ये जो है अब अपने औकात से बाहर जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अनरेगुलेटेड काम यहाँ पे हो रहा था। तो इसके लिए जो है कि भारत विज्ञापन मानक परिषद ने डिजिटल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए जो है एक नियम और दिशा निर्देश बना दिया। और ये दिशा निर्देश क्या है, भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की दिशा निर्देश का विस्तार है। ठीक, जो उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है इसकी निगरानी करेगा और यह उपभोक्ता मामले जो है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक, इसका अगर उल्लंघन करेंगे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो ऊपर आपने पढ़ा इसी के तहत इसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले देखा हो कि इसी जो भ्रामक विज्ञापन का भी जो दिशा निर्देश था 2022 में उसका विस्तार है। तो पहले आप भ्रामक विज्ञापन को ही देख लीजिए वो क्या है। तो ये कई सारे सैरोगेट विज्ञापन पर रोक लगाई गई है, यानी कि आप देखिए अल्कोहल, ब्रांड, सोडा, संगीत, ये सब तमाम चीज़ों का जो विज्ञापन कर उस पर रोक लगाई जाएगी, यानी उन वस्तुओं पे जो है कोई सैरोगेट विज्ञापन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बच्चों पे जो लक्षित करने वाले विज्ञापन है उस पर रोक लगाई जाएगी। ठीक, जुर्माना होगा उसके लिए, माने दिशा निर्देशों का जो उल्लंघन करेंगे तो उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसको जुर्माना होगा। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो है ये विनिर्माता जो है, यानी जो विज्ञापन बना रहा है, विज्ञापनदाता जो विज्ञापन दे रहा है और विज्ञापनकर्ता यानी विज्ञापन को जो कर रहा है उन सभी पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा। अगर इस पे भी नहीं मानते हैं फिर करते हैं तो 50 लाख का जुर्माना लगेगा। तो खुद ही बुद्धि ठंडी हो जाती है। तो इसी नियम का जो विस्तार है ये सोशल मीडिया वाला है, इन्फ्लुएंसर के लिए जो प्रावधान है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ जानते हैं कि सभी के लिए दिशा निर्देश, यानी कि ये दिशा निर्देश सभी के लिए हैं, यानी सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए निर्देश हैं कि प्रकटीकरण करना है आपको। यानी कि जैसे विज्ञापन दाता यानी जो विज्ञापन दे रहा है और इन्फ्लुएंसर है, मान लीजिए कि कोई इन्फ्लुएंसर है और एक्स इन्फ्लुएंसर है और वाई विज्ञापनदाता है, तो इसके बीच में जो भी भौतिक संबंध है मौद्रिक तौर पे या मनी के तौर पे, कैश के लेन देन पे या निःशुल्क रूप पे किस प्रकार से जो है आपका जो है साठ-गांठ हुआ है, इस बात की जो है प्रकटीकरण करना है ईमानदारी और स्पष्ट तरीके से, ताकि स्पष्ट जानकारी हो सके। ठीक, विज्ञापन प्रायोजित सहभागिता और भुगतान युक्त प्रचार हो, यानी पेड प्रमोशन शब्दावली का प्रयोग किया जाए या हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट में लिखा, यानी कि ये बताया जाए कि ये पेड प्रमोशन है। जैसे आप शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में ऊपर क्या लिख के आता है, जब जो आपका चैनल का हैंडल उसके ऊपर वो पेड प्रमोशन इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन क्यों लिखता है, क्योंकि ये प्रकटीकरण जरूरी है, क्योंकि ये क्या है कि ये हम लोग विज्ञापन कर रहे हैं, न कि ये ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक, अब आता है यथोचित उत्तरदायित्व।
अब एक बात है कि जो विज्ञापनकर्ताओं को गहन समीक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि मैंने जो भी दावे हैं वो प्रमाणित करने में हैं या नहीं। झूठे अतिरंजित दावे करने से बचना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को, यानी उत्पाद से जो अब यहीं पे एक बात आती है ग्रीन वॉशिंग शब्द का। यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स में पूछा ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग शब्द को पूछा था। तो ग्रीन वॉशिंग क्या था कि यानी पर्यावरण के बारे में झूठे दावे करके जो है जो कंपनी लाभ लेती है उसी को ग्रीन वॉशिंग शब्द टर्मिनोलॉजी यूज किया गया था। तो उसी बात तरह से यहाँ पे बोला गया झूठे भ्रामक दावे न किए जाए उत्पाद के बारे में, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो इन्फ्लुएंसर हैं यानी जो फिटनेस वाले हैं, जैसे अंकित बैनपुरिया हो गए, तमाम लोग जो ये लोग स्वास्थ्य संबंधी जो हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश है कि प्रकटीकरण के बारे में बताना है। प्रमाणित शिक्षकों स्वास्थ्य फिटनेस जो विशेषज्ञ उसकी जानकारी साझा करते समय प्रचार करते समय बताना चाहिए कि वो प्रमाणित स्वास्थ्य फिटनेस विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी हैं। डिस्क्लेमर भी देना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर के लिए अब क्या है कि सेबी में पंजीकरण के बाद से ही जो है वे बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे विषयों पर निवेश की सलाह देते। बहुत सारे आप जानते होंगे बहुत सारे जो है लोग आते हैं इन्फ्लुएंसर और इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह देते हैं। बहुत सारे अभी आप देखे होंगे बहुत सारे जैसे जो अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वरना विवाद हो जाएगा, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के बताते हैं कि देखो 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 ये टिक जाएगी ऊपर, आप पैसा कमाओ फिर अब तुरंत विड्रॉ कर लो यूपीआई में। यही नियम होता है क्या? ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग के लिए बताएंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें देखिए जा रहा है ऊपर तो इतना कमा लिए, चलो इसको विड्रॉ कर लो। ये नहीं होता ऐसा, ये गलत चीज़ है, ये गलत भ्रामक जानकारी देते हैं लोग। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, ठीक है। और वो फला जो है ऐप को बताएंगे कि इसको आप प्रमोट करो, इसको आप यहाँ प्रोबो ऐप खेलो, ये तमाम मतलब नाम नहीं लेना चाहिए बट फिर भी ये भ्रामक चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारा लॉस होता है। अगर सत्य है तो आप बताइए, डिस्क्लेमर दीजिए और आप उसको नीचे लिखिए। इसी तरह की बात यहाँ पे सरकार कर रही है और इसने कहा है। और वित्तीय इन्फ्लुएंसर जो होंगे फाइनेंशियली, उसके पास उचित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में विवाद हुआ था, एक बिंद्रा जी थे, उनके साथ भी हुआ था विवाद। तो अनेक सारे विवादों को देखते हुए ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो उचित प्रमाण, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होंगे बीमा के लिए, जैसे बीमा विनियामक और विकास यानी इरडा, जो बीमा का नियामक होता है, इरडा वगैरह के लिए सेबी से प्रमाणित हो। अनेक चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर आपको निवेश संबंधी सलाह देना है तो आपको सेबी में पंजीकरण के बाद देंगे। और अगर आप जो है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आपके लिए उचित प्रमाण पत्र, जैसे कि बीमा इरडा से लाइसेंस हो, बैंकिंग से लाइसेंस हो, आरबीआई से हो, तमाम चीज़ें हैं उस तरह से गाइडलाइंस यहाँ पे बनाई गई हैं। ये वाला आर्टिकल खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर यानी रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वनों की अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 यानी या वन अधिकार अधिनियम 2006। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैंने अक्टूबर मंथ की या नवंबर मंथ में मैंने कराया हुआ है, मुझे याद है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में जो वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसने वन भूमि संबंधी 40% दावों को खारिज कर दिया। एक बात यहाँ पे, ठीक है, न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि कई सारे राज्यों में जो वन अधिकार अधिनियम था उसके तहत जो वन भूमि के 40% दावे थे उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है, राज्यों ने। अब आता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 है क्या, इसके बारे में समझेंगे और इसके तहत जो है क्या मंजूरी है, कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझेंगे। इसके बाद हमारा जो है मैगजीन खत्म हो जाएगा, ये वाला क्लास, ठीक है। तो इसके तहत ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट ये है कि ये क्या करता है कि वनों में निवास करने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं, कि फॉरेस्ट डेवलिंग ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी जो वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय हैं और अन्य जो परंपरागत समुदाय वनवासी हैं, उनकी निवास के लिए, उनकी जीविका के लिए जो वन है, उनकी संसाधनों पे अधिकार उनके हैं, उनको मान्यता देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक। तो जो वन में निवास करने वाले आदिवासी हैं, भाई बहन हैं, और जो अन्य परंपरागत वनवासी हैं, उनको निवास के लिए या फिर शब्द को ध्यान दीजिए जीविका के लिए, यानी कि उनको जीविका के लिए भी जो है वन संसाधनों का जो अधिकार है उसकी मान्यता कौन देता है? वन अधिकार अधिनियम 2006 देता है, ठीक। अब आता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की धारा 3 के तहत कौन कौन से अधिकार हैं, तो आप समझो 2-3 चीज़ें हैं, ठीक। तो ये है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, यानी कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के तहत ये है कि व्यक्तिगत या साझा रूप में वन भूमि पर जो निवास करने वाले, ठीक, या जीविका हेतु स्वयं खेती करने का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, यानी यह वनवासी समुदायों के जो सभी ट्रेडिशनल या जो परंपरागत हो या प्रथाएं में चली आ रही हो, उन सारे भूमि अधिकारों को पुनर्बहाल करने का आदेश देता है, ठीक है। अब तीसरा आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व मैनेजमेंट राइट।
इसके तहत क्या होता है कि गांव हो उसकी सीमा के भीतर या पारंपरिक रूप से जो संग्रह किए जाने वाले जो लघु वनोपज हैं उसका स्वामित्व करना हो, संग्रह करना हो, पहुंच हो, उपयोग हो, निपटान हो, उसका अधिकार दिया गया है। ठीक, अब इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो इस अधिकार के लिए जो है नोडल एजेंसी कौन है कि जो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की प्रशासन की है। ठीक है, ग्राम सभा की भूमिका इसमें क्या होती है? ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार और दोनों की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने का प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें आता है कि इसकी लैंड टाइटल यानी कि भूमि स्वामित्व अधिकार यानी भूमि पर मालिकाना हक किसका होगा। ठीक है, तो यह अधिनियम जो है भूमि पर किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय की जो है अधिकारों को मान्यता देता है, हालांकि भूमि पर किया गया दावा 4 हेक्टेयर से अधिक न हो। ठीक, यहाँ आपको ध्यान देना है कि 4 हेक्टेयर से कम का जो दावा होगा वो भूमि पर किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय के अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, अब एक बात यह है कि जो भूमि पे मालिकाना हक है वो क्या है? आपका कानूनी अधिकार है। ये बात होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। ठीक, और यह भूमि जो अधिकारों का वो वंशानुगत है, मतलब इन अधिकारों का न तो हस्तांतरण हो किया जाता है न कि जो समिति में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब स्थानीय विकास के लिए वन भूमि के उपयोग का अधिकार, ये इसके लिए किया जाएगा, किसके लिए? यह अधिकार जो स्कूल, औषधालय यानी कि अस्पताल या आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि की स्थापना के लिए किया जाएगा। यानी स्थानीय विकास के लिए वन भूमि उपयोग का अधिकार दिया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया, इसके तहत प्रावधान यह है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजॉर्ट, इसमें भी ये लागू होता है। ठीक है, जो संरक्षित क्षेत्र में। और यह अधिनियम जो है जैव विविधता यानी कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उससे संबंधित जो भी IPR है, बौद्धिक संपदा जो राइट्स हैं और पारंपरिक ज्ञान, उसके संरक्षण के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस यानी यह जो आर्टिकल, यह जो आपका अधिकार है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मंजूरी होती है त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया। इसमें पहला आता है ग्राम सभा, फिर अनुमंडलीय स्तरीय समिति, और इसके बाद जो है जिला स्तरीय समिति होती है और निर्णय होता है। तो आप समझिए कि ग्राम सभा जो होती है ना, वन अधिकार संबंधी दावों के लिए आवेदन प्राप्त करना और सत्यापित पूरा करने के लिए पहला अधिकरण होता है। मतलब ग्राम सभा जो है वो प्राइमरी जो है आपका प्राधिकरण होगा, जो क्या करेगा कि दावों के लिए जो है आवेदन प्राप्त करेगा, सत्यापित करेगा, इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। अब अगर मान लीजिए ग्राम सभा ने निर्णय दिया और व्यक्ति जो है असंतुष्ट है, तो फिर वो कहाँ अपील करेगा? अनुमंडल स्तरीय समिति के समक्ष अपील दायर करेगा। ठीक, अब अनुमंडल स्तरीय समिति से कोई असहमत होगा तो फिर कहाँ जाएगा? जिला स्तरीय समिति के पास जाएगा, और यह जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट पर जो है यानी कि वन अधिकार का अभिलेख पे जो जिला स्तरीय समिति होती है वो उसका निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। ये शब्द क्या है? अंतिम और बाध्यकारी। किसकी? जिला स्तरीय समिति की। हालांकि उसके नीचे पहले कौन आता है? अनुमंडल स्तर पे। ठीक, उसके बाद नीचे कौन आता है? ग्राम सभा। यानी प्राइमरी किसकी पे? ग्राम सभा के पास अधिकार आता है कि वन भूमि पे अधिकार जो है वो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या न्यूज में था कि जो राज्यों ने वन अधिकार के तहत वन भूमि पे 40% दावों को खारिज कर दिया। यानी कि यहाँ पे आप समझो कि क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार ही हुआ होगा, तभी तो इनके अधिकारों पे दावा पे जो है खारिज किया गया है। क्योंकि ग्राम सभा में जो दबंग रहा होगा वो कमजोरों के जो राइट्स होंगे उसको हटा दिया होगा। फिर ये कमजोर यहाँ पहुँचे होंगे अनुमंडलीय स्तर पे, तो यहाँ भी इनको जो है जो दबंग होंगे या जो पैसे वाले लोग होंगे या जो अच्छे पद पे होंगे वो भी उनको खारिज कर दिए होंगे। फिर जिला स्तरीय का जो वो भी खारिज हो गया होगा, तो वहाँ अंतिम और बाध्यकारी तो होता ही है। ठीक है, तो कानूनी तौर पे है। तो यही समस्या थोड़ी बहुत होती हैं। हालांकि इसमें से सभी सही नहीं होगा, हो सकता है कुछ गलत भी दावे हों तभी खारिज होते हैं। हालांकि इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, तब मैं इसको कह रहा हूँ। और ये जो है मैगजीन में कवर था, उसमें बताया भी गया था, पिछले मंथ की जो मैगजीन थी मंथली वाली, उसमें मैंने पढ़ाया था कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार इसमें होते रहते हैं। अब आता है कि जनजातियों को जो मिले कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय कौन से हैं? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की धारा 3A है। ठीक, अब ये क्या करती है कि जो वनों में निवास करने वाले जो जनजाति समुदाय होते हैं या वनवासी होते हैं, उनको निवास के लिए, जीविका के लिए वन भूमि को धारित करने और रहने का अधिकार देती है। और आर्टिकल 244 है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 244 ये पूछा है कि अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। ये क्या है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका BPSC के किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा पर ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। और आपको ध्यान देना कि कुछ निर्णय भी है, जैसे कि ओडिशा माइनिंग बनाम सुप्रीम कोर्ट, ओडिशा माइनिंग बनाम भारत संवाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ग्राम सभा को अपने क्षेत्र से संबंधित जो परियोजना उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा। ये यहाँ पे बताया था
सुप्रीम कोर्ट ने। अब आता है अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज। इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है डायरेक्टली सवाल पूछती हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। ई गवर्नड स्टेट यानी कि ई शासित राज्य, केरल जो है भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। सवाल इसी तरह से बन सकते हैं वन एरर के तौर पे कि सब भारत का पूर्ण ई गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नड स्टेट कौन सा है, ई शासित राज्य कौन सा है, तो केरल है। ठीक है, इसने क्या किया है, नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का जल्दी से और पारदर्शी वितरण शुरू करने के लिए कई सारे जो सर्विसेज उसका डिजिटलीकरण कर दिया है। कौन कौन से? अब मतलब इसमें शुरू किया है कैफोन परियोजना, यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये करता क्या है, ये इंटरनेट के उपयोग को नागरिकों का अधिकार बना दिया है। किसने? कैफोन परियोजना ने। मतलब इंटरनेट का उपयोग नागरिकों का अधिकार है। इस परियोजना के तहत, किसकी परियोजना के तहत बनाया गया? केरल ने बनाया है कैफोन परियोजना के तहत। ई सेवानतम, यह क्या है कि तालुका स्तर के जो कार्यालय उसके लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं का एक एकल पोर्टल है ई सेवांतम। तो ये भी क्या है, केरल संबंधित है। ई शासन से मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक है, वैन पैन लाइन आपने पढ़ा होगा ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और ये सब। तो उसी तरह से वैन है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर जैसी जो टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करता है गवर्नेंस में। ठीक है, अब आता है कि अभी केंद्र सरकार ने डिजिटल मार्केट जो है ना, उसमें कई सारे रेगुलेशन में बाधाएं आ रही थी कि कौन जो मंत्रालय है क्या कार्य करेगा। तो दो मंत्रालयों के बीच में सीमांकन किया, यानी कि उसमें बीच में जो है सीमा बांधा कि आप ये कार्य करेंगे, आप वो कार्य करेंगे। तो किसको किसको किया? तो आप समझो कि केंद्र सरकार ने जो कॉरपोरेट मंत्रालय है, कॉरपोरेट मंत्रालय उसको, और जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसको, इन दोनों के कार्यों का सीमांकन किया। किस मामले में? डिजिटल बाजारों के मामले में। तो भारत का जो डिजिटल मार्केट है 2025-26 तक $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। जो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है वो है डिजिटल बाजार में सभी जो प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दा होंगे उसका समाधान करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा वो क्या होगा, क्षेत्र विशेष से जुड़े मामले देखेगा। ठीक है, तो अभी डिजिटल मार्केट को सरकार रेगुलेट करने के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट और डिजिटल प्रतिस्पर्धी कानून सहित अन्य कानून को लाएगी, उस पर कार्य कर रही है। बात खत्म। अब आता है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पंचायती राज मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। पिछले क्लासेस में जब पंचायती राज पढ़ रहे थे हम लोग परसों वाली में, तो ये सूचकांक क्या करता है कि जो पंचायतों द्वारा जो भी अंक होंगे उनकी प्राप्ति कैसे होती है। जो पंचायतों की निगरानी करते हैं, प्रगति की निगरानी और उनकी मूल्यांकन, और उसके आधार पर एक मैट्रिक्स होगा, उस पर आधार पर अंक दिए जाएंगे और उसी पर रैंकिंग होती है। और स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग हुआ और 4 श्रेणियों में इनको बांटा जाता है, पुरस्कार मिलता है। तो ये इससे क्या होगा, इससे पता चलता है कि किस पंचायत में कितना बेहतरीन पुरस्कार हुआ है। तो इसी के प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक को शुरू किया। ठीक है, बस खत्म, ये आपको ध्यान देना है। अब आता है आईना डैशबोर्ड। आईना डैशबोर्ड किसने चालू किया है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। यही आपको ध्यान देना है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। यह पोर्टल क्या करता है? तो ये इसने शुरू किया आईना डैशबोर्ड फॉर सिटी, यानी कि यह जो है 5 मुख्य विषय क्षेत्रों जैसे कि जो 5 थीमेटिक एरिया में शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कौन कौन सा, राजनीतिक और प्रशासनिक, वित्तीय, योजना निर्माण, जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति, इन सारे सेक्टर में जो है ये क्या करेगा, ये जो है इसके बारे में, प्रगति के बारे में जानकारी देगा। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है इन्हीं डेटा के माध्यम से सहायता करेगा राज्यों में डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो है DIC यानी कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मदद भी करता है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है यही जो आईना पोर्टल है वो सहायता करेगा डेटा के माध्यम से, ताकि विकास हो सके और अन्य कार्य जो पेंडिंग है वो हो सके। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, आईना पोर्टल किसने शुरू किया? शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय ने। बात खत्म। अब आता है कि सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति पे कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो किसने जारी किए हैं? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने। ठीक है, बस ये न्यूज हो गया खत्म। गाइडलाइंस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड बाई जो है सिविल सर्वेंट, कौन सी जो गाइडलाइंस में ये बातें क्या कही गई हैं? तो ये देखिए कि निजी संस्थानों या संगठनों द्वारा पुरस्कार कौन होगा, केवल जो है तब लिया जाएगा जब मान लो कोई सक्षम प्राधिकारी हो और वो अनुमति दे दे कि नहीं आपको पुरस्कार लेना है निजी संगठनों द्वारा, तो पुरस्कार लेंगे। ठीक है, अब कौन सक्षम प्राधिकारी होगा ये मतलब अलाउ करने के लिए? तो
जो कर्मचारी के मंत्रालय का या विभाग का सचिव होगा वही होगा, और कोई पुरस्कार में धनराशि नहीं लेनी है, और पुरस्कार देने वाला जो संस्था होगी, निजी संस्था, वो विश्वसनीय होना चाहिए, यह बताया गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, आर्टिकल 311 2 क्लॉज सी, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और इसके बाद हमारा ये कंटेंट खत्म, 2 यूनिट खत्म आज की क्लास की, और इसके बाद हम लोग जो है सीधे अब कल की क्लास के बाद मैगजीन को कंप्लीट कर देंगे। बस वो कल की क्लास आधे घंटे की क्लास होगी। तो न्यूज़ में क्यों रहा कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने, इसकी सरकार ने, जम्मू कश्मीर की जो एलजी की सरकार है, मनोज सिन्हा जी हैं, हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, और आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी का उपयोग करके 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 311 क्लॉज 1 बोलता है कि राज्य सरकार या राज्य के अधीन जो किसी भी सिविल सेवक होगा, उसको जो नियुक्त करने वाला प्राधिकारी है, मान लीजिए कि उसको जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया हो, चाहे अन्य जो नियुक्त किए हों, उनको नियुक्त करने वाले अधिकारी से जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, ठीक है, उसको किसी तरह से पद से नहीं हटाया जाएगा। और अब क्लॉज 2 बोलता है कि तभी, मतलब किसी भी सिविल सेवक को तभी बर्खास्त की जाएगी या रैंक में कमी की जाएगी जब उसके बारे में जो उस जांच के बाद उसके आरोप सत्य हुआ, उसको सूचना दी गई हो और सुनवाई का उचित अवसर दे दिया गया हो, और वो संतुष्टि हुई कि नहीं ये दोषी है, तब उसके बाद में कमी होगी या बर्खास्त होगा। और हालांकि जो है आर्टिकल 311 2 का क्लॉज सी बोल देता है, इसी का क्लॉज सी बोलता है कि अगर सरकार को कर्मचारियों के खिलाफ आदेश का जांच दिए बिना, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना अनुमति यह देता है कि अगर वो संतुष्ट हो जाए कि अगर राज्य की सुरक्षा के लिए कर्मचारी सही नहीं है, खतरा है, और इनसे जो समस्या उत्पन्न हो सकती है राज्य की सुरक्षा के हित में, तो उसको क्या कर सकता है, डायरेक्टली बर्खास्त कर सकता है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्लॉज सी में ये बताया गया, ठीक है। तो इस आर्टिकल को ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर के जो है प्रशासन ने ऐसा किया है, सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। तो 4 जो सिविल सेवकों हैं उनको हटाया गया है, 4 सरकारी कर्मचारियों को। तो ये मैगजीन के जो है सेक्शन अब कंप्लीट होते हैं, सब जो है अब मैगजीन में मैंने सभी पढ़ा दिया है। अब जो है मुझे पढ़ाना सिर्फ आप ये देखिए इंडेक्स में एक बार, थोड़ा सा इंडेक्स में मुझे आपको बस पढ़ाना है ये महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक। इसमें से लगभग सभी चीज़ें मैंने पहले से पढ़ाई हुई हैं, थोड़ा सा बस क्लास होगी कल आधे घंटे की, और ये वाला आर्टिकल खत्म, मैगजीन आपकी पूरी कंप्लीट। 5 क्लास में मैंने पूरी आपकी मैगजीन कंप्लीट करा दी है। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जो है मुझे ज़रूर दिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करिए और लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, तभी जो है आगे ये चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी। धन्यवाद।